नमस्कार, फाइनल रूटीन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले खबर दिल्ली से है। दिल्ली से खबर है, सरकार के कामों में हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक की। ये बैठक शाम 4 बजे एलजी कार्यालय पर हुई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता कर एलजी पर हमला बोला। वहीं बैठक के बाद राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल से हर मुद्दे का राजनीतिकरण न करने और दिल्ली के विकास पर ध्यान देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मामलों में एलजी का हस्तक्षेप बहुत बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में राजनीतिक मंशा से बाधा डाली जा रही है। इसकी वजह से दिल्ली के लोगों की जो जरूरतें और सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब वजहों को लेकर एलजी से मुलाकात की है। मंशा यही थी कि अगर हमें कानून और संविधान को समझने में गलत फहमियां हैं तो उसका समाधान किया जा सके। इसमें साफ साफ लिखा है, एक कानून के अंदर, दिल्ली के कानून में गवर्नमेंट मींस एलजी, और उसके नीचे इन्होंने लिखा है रीडिंग द aforesaid definition in the context of constitution bench judgment would clearly mean that LG। अब हम लोगों ने आवाज उठाई तो अब मिलनी चालू हुई है। आवाज उठाएंगे तो सड़क पे भी आएंगे, ऑफिस में भी काम करेंगे, एलजी साहब के पास भी जाएंगे, जो जो करने की ज़रूरत होगी करेंगे, काम करवाएंगे जनता के। लेकिन स्पीड रुक जाती है कामों की, अड़चनें आती है। जैसे 3 महीने से अगर जल बोर्ड के फंड्स नहीं मिले तो कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो टाइम थे वो डिले हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो बन रहे थे, पानी की पाइपलाइन डल रही थी, वो डिले हो गया। काम डिले हो जाते हैं। काम तो करवाएंगे, सारे काम करवाएंगे, कोई काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन डिले हो जाता है जिसकी वजह से काम में देरी हो जाती है। काम होंगे, काम करेंगे, जितने काम कर सकते हैं हमारे हाथ में है। अगर उनके पैर भी पकड़ने पड़े हम पैर भी पकड़ेंगे, जो भी कर सकना पड़ेगा करेंगे, और साथ में जब जब कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। राजधानी दिल्ली के एनडीएमसी हॉल में कॉमनवेल्थ गेम में जीते खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिरकत की और खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए उन्हें चेक भेंट की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का बड़ा रिकॉर्ड ऐसा करने वाला महज चौथा देश बना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण 1958 में जीता था। उसके बाद से भारत ने कॉमनवेल्थ में पदकों की झड़ी लगा दी है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 मेडल हासिल किए, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। रहते हैं, देश की 2% से भी कम आबादी है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में हम 10% से ज़्यादा अवार्ड्स दिल्ली ने जीते। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ये और अच्छा माहौल तैयार होगा और हम देश के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड। सीएम साहब, आप उपराज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है और क्या हल निकलेगा? ये जो लगातार आपके बीच लेटर वॉर भी चल रही थी। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग है और जो जो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर असहमतियां हैं वो सभी इश्यूज़ मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोनों की बातचीत के बाद कई चीज़ों का समाधान निकल। दिल्ली की रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है जो सिर्फ ई रिक्शा चालक को बहाने से पीने और खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देते थे। गैंग बाद में ई रिक्शा लेकर फरार हो जाया करता था। ये गैंग दिल्ली में जहर खुरानी गैंग के नाम से मशहूर था। पुलिस ने इस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक मोबाइल फ़ोन, 3 ई रिक्शा और 2 नंबर प्लेट बरामद की हैं। आरोपियों की पहचान बवाना के रहने वाले अब्दुल गनी और दिल मोहम्मद के रूप में हुई है। रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अब्दुल गनी और दिल मोहम्मद नाम के 2 शख्सों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक जहर खुरानी गैंग से संबंध रखते हैं। ये जेजे कॉलोनी बवाना के रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ई रिक्शा हायर करते थे। ई रिक्शा वाले को रास्ते में बिस्कुट या चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको बेहोश करके फिर ई रिक्शा लूट के ले जाते थे। इनके अरेस्ट के बाद टोटल 6 केसेस वर्कआउट हुए हैं, जिसमें साउथ रोहिणी, बवाना, नरेला इंडस्ट्री एरिया, भारतनगर और कोतवाली के केसेस हैं। इसके अलावा 3 ई रिक्शा इनसे बरामद हुए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खबरें पंजाब से। पंजाब के सूचना एवं लोक संपर्क, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। बता दें, पंजाब मंत्रिमंडल में हाल ही में हुए विभागों के फेरबदल के दौरान ये विभाग अमन अरोड़ा को अलॉट किया गया था। पद संभालने के बाद में अमन अरोड़ा ने प्रिंटिंग विभाग के प्रमुख सचिव वीके मीना, कंट्रोलर पुनीत गोयल और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग के कामकाज का जायजा लिया। नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाते हुए डिजिटल बुनियादी ढांचे को और मजबूत कर प्रिंटिंग विभाग को आज के समय का साथी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के प्रिंटिंग और स्टेशनरी के सभी कार्य विभाग द्वारा ही कराए जाएं। खबर समाना से है, जहां पंजाब कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा समाना स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लोहड़ी का त्यौहार आम जनमानस के बीच मनाया। इसके साथ ही उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। शहर वासियों और देश वासियों इस मकर संक्रांति और लोहड़ी दी बहुत बहुत मुबारकबाद देना और सच्चे पातशाह प्रभु साडे सारिਆਂ वास्ते आने वाला समा जिहड़ा खुशियां खिड़े लेके आवे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ मकर संक्रांति और लोहड़ी दी बहुत बहुत मुबारक। मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देशवासियों को खुशी के पावन पर्व लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सभी को प्रेम, भाईचारे और एकता बनाकर रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं वैभव लेकर आए और लोहड़ी का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशमय कर, ईश्वर से यही प्रार्थना है। खबरें हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन नगरी मनाली में तीसरे दिन भी बर्फबारी हुई। इन दिनों पर्यटकों की पसंदीदा जगह नगरी मनाली किसी जन्नत से कम नहीं है। देवदार के पेड़ों पर गिर रहे बर्फ के फाहे और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर मनाली की सुंदरता में चार चांद लगाती नजर आ रही है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से जहां तापमान में गिरावट देखी जा रही, तो वहीं बर्फबारी के चलते कई सड़क मार्ग भी बाधित हो गए हैं। घाटी में लगातार खराब चल रहे मौसम को देखते हुए मनाली प्रशासन के द्वारा सोलंग नाला से आगे अटल टनल रोहतांग की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। पर्यटक वाहनों को सिर्फ नेहरू कुंड तक जाने की अनुमति है, जबकि नेहरू कुंड से आगे कुछ वाहनों को ही भेजा गया। सैलानियों का कहना है कि जितना उन्होंने सोचा था उससे भी कहीं अधिक बर्फ का नज़ारा उन्हें देखने को मिला। हमने तो स्नोफॉल का सोचा ही नहीं था, बट तो यार स्नोफॉल हो रहा है। बहुत मजा आया हम लोग को, तो बहुत इंजॉय किए, बहुत मस्ती किए। बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, बहुत ज्यादा ही ठंडे। स्नोफॉल का तो उम्मीद नहीं किया था, बट स्नोफॉल हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्ती। लक्की समझ रहे हैं अपने आप को, बहुत लक्की है हम लोग। खबरें छत्तीसगढ़ से हैं। खबर कोरबा से है। मुख्यमंत्री भूपेश हेलीकॉप्टर से पाली ताना खार विधानसभा के ग्राम पिपरिया में देशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत लोगों से मिले। सीएम बघेल आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और उनके आवेदनों का निराकरण किया। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया। भूपेश बघेल सुबह 11 बजे के करीब पुलिस ग्राउंड रायपुर हेलीकॉप्टर से पाली ताना का विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपरिया के लिए रवाना हुए थे। भूपेश बघेल पाली विश्राम गृह में आज रात विश्राम भी करेंगे। खबर कांकेर से है, जहां बात कर रहे हैं पंकाजूर नर नारायण सेवा आश्रम की, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके बाद से पंकाजूर में हर वर्ष भव्य मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल मेला नहीं हो पाया। इस साल 2023 में नर नारायण सेवा आश्रम में पुनः मेला का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मेले को कमेटी के द्वारा सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
मेला 15 जनवरी से शुरू होगी और आपके हमारे 22 तारीख तक मेले समापन का डेट है, परंतु 22 तो नहीं होते होते 25 तारीख हो जाता है। 26 तारीख को यह मेला खत्म होकर सभी दुकानदार लोग चले जाते हैं और मेला सुचारू रूप से हमारी यहाँ का स्वयंसेवक, हमारी भक्तगण, मेला कमेटी के द्वारा जो दुकान लगा है, दुकान में लाइनिंग करके दिया है, रोड कहाँ से होगा वो सब बना के दिया, उस तरह के सारी दुकान लगा रहा है और लग रहा है जो आप लोग भी देख रहे हैं। और जैसे बात करें तो यहाँ मेला में कहाँ से लोग आते हैं, कितने दूर से लोग आते हैं और कितने दिन का मेला चलता है? इस मेले में, और ये मेला को कितना बड़ा मानते हैं आप लोग? इस मेले छत्तीसगढ़ के मेरे ख्याल से राजिम के बाद अगर कोई मेला है तो पखानजोर मेला है। खबर दुर्ग से है, जहां सड़क पर पतंग उड़ाने से दुर्ग महावीर कॉलोनी विकास जैन के 5 वर्षीय बेटे की जान खतरे में पड़ गई। परिजनों में हंगामा मच गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, 5 वर्षीय पार्थ के पिता विकास जैन ने शासन प्रशासन से ऐसे मांझे को बैन करने की गुहार लगाई है ताकि किसी और के साथ ऐसी घटना न घटित हो। पाया था बच्चा पीछे बैठा था गाड़ी पे, मांझा दिखा नहीं था और गाड़ी चलाते टाइम इतना ध्यान भी नहीं आया पीछे कि मतलब मांझा फंसेगा, ये सब आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। गाड़ी आगे चलाते गए, मांझा फंसा हुआ रह गया था, तो बच्चा निकालने की कोशिश किया तो बच्चे के हाथ में भी लगी है, चोट आई है और टाँके भी आया है कुछ हाथ पे। फिर गाड़ी आगे करते गए तो पूरा कटते गया गला, तो गला बहुत ज़्यादा कट गया था, यहाँ तक लगभग पूरा कट चुका था। फिर हम तुरंत एक्शन लेके हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल आने के बाद सारी चीज़ें हुई। खबरें मध्य प्रदेश से, जबलपुर के थाना पना नगर अंतर्गत तेंदुए खाल से 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें एक आरोपी प्रतीक दुबे, शंकर पटेल, विश्राम सिंह गौड़ से चीते की खाल, 2 मोबाइल और 7,000 और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल प्रसाद खंडेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना के द्वारा कार्रवाई की गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच और थाना पनागर द्वारा ये कार्रवाई की गई। इसमें अपराधियों को पकड़ लिया गया और अपराधियों के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, इनकी भी जांच की जा रही है। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश की सरकार ने 4 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को शामिल किया गया है। ये मंत्री समूह एससी और एसटी वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार की तलाश करेंगे और 45 दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। भाई, नौकरियां के लिए समूह की जरूरत क्या है? नौकरी निकालो, नौकरी दो, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे जनरल हो या कोई सा वर्ग हो। इसी बातों की ये वर्ग संघर्ष पैदा कर रहे हैं लोगों में, इस तरह का अजूबे पैदा करके, इस तरह के इवेंट करके वर्ग संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। ये समाज को बांट रहे हैं, ये सब चीज़ें बड़ी गलत है। और जो नौकरियां निकल रही हैं, जितने भी रिजर्वेशन हैं, रिजर्वेशंस के हिसाब से दें, चाहे वो एससी एसटी का है, पिछड़ा का है, ईडब्ल्यूएस का है, उनको देना नौकरी। उनको परमानेंट नहीं किया। तो इस बीच में तो 15 महीने के लिए भाई साहब लोग आए थे, ये कमलनाथ जी टाइप के लोग, कई लोग आए थे। तो ये नींद में थे या नशे में थे कि विपक्ष में आने के बाद में सब चीजें याद आ जाती हैं, सरकार में आके भूल जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये केवल ठगने वाले लोग हैं, बहकाने वाले लोग हैं, इनका कोई संबंध किसी बात से होता नहीं है। इसलिए ये जो कमलनाथ जी भाई साहब हैं, ये जरा अपने बारे में विचार करें। खबर भिंड से है, जहां ग्राम लोहचरा थनुपुरा में अति बारिश और बाढ़ के चलते फसलें तबाह हो रही हैं, जिसको लेकर कुछ किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। गांव के किसानों ने पदस्थ पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने अपने चहेतों को फर्जी तरीके से मुआवजा दिलाया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया भले ही किसान हितैषी होने का दावा करते हों, लेकिन उनके दावे इस तहसील में हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। किसानों की माने तो मिहोना तहसील में हल्का नंबर 18 थनुपुरा लोहचरा ग्राम में पदस्थ पटवारी अशोक दोहरे ने अपने चहेतों या अलग से मिलने जुलने वाले किसानों तक मुआवजा राशि पहुंचाई है। और पंचायत तनुपुरा गांव उसका है पटवारी। तो उनके बच्चे से हमने वो फोन लगाया सुबह, तो उनसे पूछा कि हमारे जो पैसे जो डूब के बाजरा फसल डूब रही है, इसके नहीं आए हैं, तो कारण क्या है, कौन कौन किसके खाते में लगा दिए हमारे नंबर।
तो वो लौट के हमको धमकी दे रहा है कि तुम्हारी हम किसान निधि बंद करवा देंगे और तुमको हर्जन एक्ट लगवा देंगे। ये फालतू मतलब दुनिया की बातें कर रहे हैं सर, और कोई हमें बात संतुष्ट नहीं उत्तर दिया और ना कोई बता रहा है। सर कि मेरे बाढ़ से फसल नष्ट हो गई थी बाजरा की और तिली की। तो जब सर्वे हुआ है तो उस समय पटवारी ने जिन लोगों के खेत डूबे नहीं है उनके खातों में तो पैसा डलवा दिए। कौन सा हल्का नंबर है? हल्का नंबर 18 है, पटवारी अशोक पटवारी दौरे। खबर सीधी से है, जहां बाईपास में खड़ी एक बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बस धू-धू कर जली। मौके पर दमकल विभाग नहीं पहुंचा। बस जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, बस पक्षीराज कंपनी की है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी। खबर यूपी के फतेहपुर से है। खागा निवासी आनंद त्रिपाठी अरबाज खान अवार्ड में बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। 5 जनवरी को लखनऊ के रमाडा होटल में ये अवार्ड शो आयोजित किया गया था, जिसमें त्रिपाठी ने खुद का लिखा गाना गाया और बेस्ट सिंगर का अवार्ड बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के हाथों से प्राप्त किया और अपने जनपद का नाम रोशन किया। जानकारी के मुताबिक आनंद त्रिपाठी जल्द ही अपना नया एल्बम रिलीज करने जा रहे हैं। आनंद त्रिपाठी का गाया हुआ गाना फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आनंद त्रिपाठी सिंगर नाम से है। आनंद त्रिपाठी को मिले इस अवार्ड से पूरे जनपद में खुशी का माहौल है और समस्त जनपद वासियों ने आनंद त्रिपाठी को अपना प्यार और शुभकामनाएं दी हैं। And the best newcomer singer award goes to Mr. Anand Tripathi from Fatehpur. अच्छा, आपका हमारे जनपद से आनंद त्रिपाठी अपना छोटा भाई की तरह है और उसको ये अवार्ड मिला हुआ है, जिससे हमारे जनपद में खुशी की लहर है कि कम से कम फतेहपुर ज़िले का नाम तो रोशन हुआ किसी के द्वारा भी सही, और बेस्ट सिंगर बनकर के उसने फतेहपुर ज़िले का नाम रोशन किया है। और हम लोगों के अंदर बहुत उत्साह इस चीज़ को लेकर के, और हम लोग भी चाहते हैं कि फतेहपुर के अन्य बच्चे भी उससे सीख लें और वो भी इस अवार्ड को पाने का प्रयास करें। और जनपद फतेहपुर में सभी लोग इससे बहुत ही प्रसन्न हैं और सबके लिए गौरव की बात है। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद में एक जो राष्ट्रीय परिवार फिल्म जगत के लोग हैं, अरबाज खान जी के द्वारा हमारे जनपद के लोगों को जो ये पुरस्कार मिला है, इससे हमारे जनपद में एक नया उत्साह बढ़ा है और हमारे जनपद का एक लड़का जो आज बुलंदियों को छू रहा है, इस हम सब लोग उसके भविष्य की कामना करते हैं कि निरंतर आगे। खबर रायबरेली से है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड आम जनमानस के साथ साथ गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कहीं ना कहीं इस कड़ाके की ठंड में कांग्रेस नेता गरीबों के लिए मसीहा बनकर उतरे हैं। कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर रात के अंधेरे में घर घर जाकर गरीबों को कंबल वितरण किया, जहां लगभग 2 दर्जन से ऊपर गरीबों को कंबल वितरण किया गया। शहर अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि हमारा ये कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा जो हमें हर साल ठंड के अवसर पर कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं, कहीं ना कहीं गरीबों के लिए मददगार साबित होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के हित में ही सोचा है। कार्यक्रम ये किया गया है कि जो लोग जो है सड़क किनारे फुटपाथ पे जो है रात गुजारने को मजबूर है, उन लोगों को सोनिया जी की तरफ से जो कंबल आए, हमारे भाई सुनील कुमार जी SCCL जो शहर अध्यक्ष है, उन्होंने हम लोगों के साथ मिलकर गरीब लोगों को कंबल दिया। तो ये जो है इस ठंड के मौसम में ये कंबल जो है लोगों के दिलों में एक मोहब्बत का पैगाम जाग रहा है। राहुल जी ने जिस तरह जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके लगभग कितने कमरों का वितरण किया गया आज कंबल का वितरण करीब 15-20 कंबल का वितरण किया गया। इसी तरह अथक प्रयास करते हुए कल भी किया जाएगा। कि हमने आज सोचा कि जैसे हमारे यहाँ हर साल कम से कम 50,000 कंबल आता है पूरे ज़िले में बंटने के लिए आदरणीय सोनिया जी की तरफ से, तो हमको भी हमारा हिस्सा मिलता है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम इस रात में कोहरे ठंड में और बाहर निकल कर देखें, जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास कंबल और रजाई होगी वो तो ओढ़ के लेटा होगा, लेकिन जो सड़क पे बिना ओढ़े खड़ा है या बैठा है तो वो ज़रूरतमंद है। तो आज हमने भी आदरणीय हमारी जो प्रदेश प्रभारी हैं आदरणीय प्रियंका जी राष्ट्रीय महासचिव, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हमने आज सिविल लाइन चौराहे पर आए कंबल ले करके, और ज़रूरतमंदों को, जो गरीब मोहताज, जो जिनके पास ओढ़ने का साधन नहीं है, उनको आज हम लोगों ने कंबल वितरित किया। बेटा क्या नाम है, कहाँ रहती हो? आज बेटा क्या आपको मिला है, किसके द्वारा मिला है? क्या आप लोग को ठंड लग रही थी?
और क्या मिला आप लोगों, कितने लोगों को मिला है, कंबल का वितरण किया गया है? राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य 60% से ऊपर हो चुका है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने मीडिया को परिसर में आमंत्रित किया ताकि निर्माणाधीन मंदिर की तस्वीर सभी राम भक्तों को दिखाई जा सके। इस दौरान ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि अक्टूबर 2023 में भगवान रामलला का मंदिर बन जाएगा। मकर संक्रांति 2024 को भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे। उन्होंने कहा कि आज मीडिया को आमंत्रित किया गया है। जो परकोटा चारों ओर बनेगा, जिसकी खुदाई शुरू हो गई है, जमीन को मजबूती देने के लिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट काम हो रहा है। उसके 4 कोनों पर 4 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य, दूसरे कोने पर भगवती, तीसरे कोने पर गणपति, चौथे कोने पर भगवान शंकर। मंदिर जैसा आप देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर का काम 50 से 60% का काम पूरा हो चुका है अपना, और इसमें जैसा टारगेट है दिसंबर 2023 में पूरा करने का, ये काम हम लोग पूरा कर लेंगे। कितनी दूर से लोग दर्शन करेंगे? करीब गर्भगृह से रामलला स्थापित होंगे वहाँ से 21 फीट दूरी से आपको दर्शन कर पाएंगे। परकोटा टोटल जो है सो 762 मीटर रनिंग मीटर का हो रहा है, और उसमें 4 कोने में 4 मंदिर है, और नॉर्थ में और साउथ में एक मंदिर है। तो टोटल 6 मंदिर है परकोटे में। कुछ जो चंद्रशेखर जी ने, बिहार के मंत्री जी ने जो बयान किया है रामचरितमानस पे, आइए लोगों से टिप्पणी लेता हूँ, इन लोगों का विरोध है। आपका नाम? मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। जो मंत्री जी ने बयान किया है वो उसके बारे में जो चंद्रशेखर जी का बयान आया है, बिहार का जो शिक्षा मंत्री है, जो घटिया मानसिकता का आदमी है और इस तरीके जो है राम पर टिप्पणी कर रहा है। राम हमारे आदर्श है। मेरा मूल निवास अयोध्या है, अयोध्या में काफ़ी आक्रोश है। ऐसे शिक्षा मंत्री को, नीतीश कुमार जी को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो इस समय अयोध्या में काफ़ी विरोध है इस संतों द्वारा हर जगह। तो रामचरितमानस पे जो विरोध हो रहा है उसके बारे में आप कितना विरोध कर रहे हैं? हम तो तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे मंत्री के ऊपर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। हम इसका और लोग भी हमारे साथ हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों का कितना विरोध है, क्या है, ये बता रहे हैं। आपका नाम? जंग बहादुर उपाध्याय, समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं चंद्रशेखर जी के बयान का पूरा विरोध करता हूँ, और मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि उनको तत्काल बर्खास्त करें और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि राम पूरे भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का आदर्श है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर व्यक्ति राम को मानता है। और मैं किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने वाले हर व्यक्ति का विरोध करता हूं। हर धर्म का अपना अपना सम्मान है। हर धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मानते हैं। राम हम लोगों के आदर्श हैं, और उनके बारे में जो भी उन्होंने बोला है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और चाहता हूं कि उनको बर्खास्त करके उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि राम पूरे भारत के, पूरे राष्ट्र के राष्ट्रनायक थे। कहीं न कहीं हिंदुत्व पे आघात पहुंचा है। के न्यूज से आरपी सिंह, अयोध्या। और यूपी के झांसी से खबर आ रही है। खबर झांसी से आ रही है, मेडिकल कॉलेज में नहीं होता मरीजों का इलाज। मेडिकल कॉलेज इलाज के इंतजार में बुजुर्ग महिला। इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं। बुजुर्ग महिला इमरजेंसी वार्ड पर नहीं पहुंचे डॉक्टर। अरविंद सिंह की मां को इमरजेंसी में नहीं मिला इलाज। हिंदू रक्षा सेना के युवा अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं अरविंद सिंह चौहान संवाददाता हमारे। पीड़ित जो अरविंद चौहान, जिनकी माताजी को इलाज नहीं मिल रहा है,
वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या है पूरा मामला? सर हम लोग महुआ से आए हैं 6 बजे। जी। 6 बजे से कहीं यहाँ भगा रहे हैं, कहीं कोई डॉक्टर कायदे से हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। माता जी बाहर बैठी हैं, इनको बेड दे दें तो और जांच वगैरह हम सब करा ले आए हैं। तो वहाँ क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल रहा आपको? डॉक्टर बड़ा या सीएमओ वगैरह या बड़ा कोई डॉक्टर? किसी से कहते कोई कहते उससे मिलो, कोई कहता उससे मिलो। जी। क्या क्या दिक्कत है माता जी को? कितनी उम्र है माता जी की? 70 साल। जी। अच्छा, तो और क्या ये गिर गई दिक्कत क्या है थी इनको? पूरे शरीर में सूजन आ गई है। जी। तो डॉक्टर से मुलाकात की आपने इस बारे में? कोई डॉक्टर तो मिला होगा आपको, किसी ने सुना आपको? नहीं सुना किसी ने भी नहीं? मिश्रा जी मिले थे। मिश्रा जी जी। मिश्रा जी मिले थे हमको एक डॉक्टर। जी। तो हमने जांच वगैरह लिख दी, हम जाते हैं 70 वाले आए। जी। अब वो नहीं मिल रही। तो मिश्रा जी डॉक्टर साहब अब नहीं है मेडिकल कॉलेज में? जी अरविंद, आवाज़ कट रही। तो के न्यूज़ आपकी मदद के लिए हर तरह से तैयार है और कुछ ना कुछ करेगा। आप अपनी माता जी का इलाज कराएं और स्वस्थ करें उनको। बाकी मेडिकल कॉलेज प्रशासन का ये लापरवाही करना देख रहे हैं आपके सामने। बुजुर्ग 70 वर्षीय महिला जो बेड के लिए तरस रही है, इतनी कड़ाके की सर्दी के बावजूद। ये प्रशासन का हालत है मेडिकल कॉलेज की। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।